हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में उपराष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति का टॉपिक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो इनका उल्लेख आर्टिकल 63 में है। 63 उल्लेख करता है उपराष्ट्रपति महोदय का। फिर इसके बाद यदि हम बात करें चुनाव की, निर्वाचन की, तो संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। निर्वाचन की यदि हम बात करें तो संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति महोदय का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इनमें अगर चुनाव की पद्धति की बात करें तो वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। इस पद्धति के द्वारा जो चुनाव का माध्यम होता है वो होता है गुप्त मतदान। ये उपराष्ट्रपति से लेकर प्रमुख बातें हुई। उपराष्ट्रपति महोदय का उल्लेख आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। निर्वाचन की बात करें तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन कौन कौन से होंगे? लोकसभा और राज्यसभा। इनको हम बहुत डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं। दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। पद्धति की यदि हम बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा ये होता है। और इस उपराष्ट्रपति में अगली बात करें हम योग्यता की, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति आयु वर्ग की बात भी हमने की थी तो 35 वर्ष वहां था। और इसमें निर्वाचन आयोग की शर्तों को पूरा होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये रहेगी कि राज्यसभा सदस्य के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वो शर्तें पूरी करता हुआ व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आपने देखा होगा लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति लोकसभा की शर्तें पूरी करता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की शर्तों को पूरा करता है। तो ये प्रमुख योग्यता उपराष्ट्रपति पद के लिए हो चुकी हैं। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए। एज फैक्टर ये याद होना चाहिए, यहां से सवाल आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित हैं वो पूरी करना अनिवार्य है। इसके बाद हम देखते हैं कार्यकाल। यदि हम कार्यकाल की बात करें, यदि हम कार्यकाल की बात करें तो ये सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्य 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन समय से पूर्व भी ये इस्तीफा दे सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, इस्तीफा दे सकते हैं अपना,
और भी बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं। इसके बाद यदि इनको हटाने का प्रावधान हो तो राज्यसभा बहुमत से हटाने के प्रस्ताव को महाभियोग को क्या कर दे, पास कर दे, और लोकसभा स्पीकर इसे स्वीकार कर ले तो 14 दिन का समय उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। और इसमें यदि वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये कार्यकाल हो गया। सामान्य कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। समय से पूर्व इस्तीफा दे सकते हैं, पद त्याग सकते हैं, मृत्यु होने की स्थिति में, और भी बहुत सारी परिदृश्य हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं। इसमें सबसे जो तरीका रहेगा महाभियोग का हटाने का वो रहेगा राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दे। प्रस्ताव कौन सा, महाभियोग प्रस्ताव, पद से हटाने का प्रस्ताव। किसको, उपराष्ट्रपति को। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा जब बहुमत से उसे पास कर देगी तो वो मामला जाएगा लोकसभा के पास, और लोकसभा स्पीकर इसे क्या कर लें, स्वीकार कर लें, तो ये महाभियोग पास मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में 14 दिन का समय उपराष्ट्रपति के पास होगा कि वे स्वयं उपस्थित हों सदन के सामने या अपने किसी प्रतिनिधि को उसके सामने भेजें और अपना पक्ष खुलकर रखें। इसके बाद इस पर निर्णय किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और फिर इस पे निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इसमें राष्ट्रपति की प्रमुख, उपराष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। इसके बाद अगला बिंदु है उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्ति व कार्य। शक्ति और कार्य में देखें तो पहला है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का अर्थ हुआ एक पद के साथ दूसरा पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। चुनाव होता है उपराष्ट्रपति के रूप में, और ये स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाता है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाएगा। तो एक पद के साथ दूसरा पद स्वतः ही प्राप्त हो रहा है तो इसे पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष कहते हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार भी संभालता है। कार्यभार देखता है। इस कार्यभार की स्थिति क्या क्या होंगी, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति विदेश में हो, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया हो, राष्ट्रपति पद छोड़ दे। इन सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं होता। लेकिन जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाएगा। जैसे अभी श्री वेंकैया नायडू जी हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं। इनका चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में हुआ और ये स्वतः ही इनको जो दूसरा पद प्राप्त हुआ वो हुआ राज्यसभा के अध्यक्ष का। राष्ट्रपति की दूसरी कार्य है कि उपराष्ट्रपति का दूसरा कार्य है कि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, विदेश में हो, कार्य नहीं कर सकते, रोग के ग्रसित हो या और भी कोई कारण हो सकता है, मृत्यु हो जाए, महाभियोग लगा दिया जाए, पद से त्याग पत्र दे दिया जाए, इन सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करेंगे। इसके बाद इसमें
तीसरा जो शक्ति है, तीसरा जो कार्य है वो है निर्णायक मत का। तीसरा है इसका निर्णायक मत। इसमें एक प्रमुख शर्त है, वैसे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए इनका मत का अधिकार नहीं है, मतदान ये नहीं कर सकते। मतदान सदन के सदस्य सदन में ही कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सरकार के मंत्री दोनों सदनों में जाते हैं, दोनों सदनों में जाते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, लेकिन केवल और केवल मतदान उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वे सदस्य हैं। मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है और भारत सरकार में मंत्री है, तो जब राज्यसभा में किसी भी मत पर चर्चा होगी, विधेयक पर चर्चा होगी या मंत्री से कोई सवाल जवाब होंगे, तो मंत्री राज्यसभा की बैठक में भाग लेंगे। जितने भी नागरिक होंगे वहां उपस्थित सदस्य राज्यसभा के, उन सभी के सवालों के जवाब भी इनके द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन मतदान में भाग ये नहीं ले सकते। मतदान में भाग केवल लोकसभा में ही लिया जा सकता है, क्योंकि ये सदस्य कहाँ के हैं? लोकसभा के। ठीक इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति पर भी यही नियम लागू होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं है, इसीलिए राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ एक प्रमुख शर्त है कि जब पक्ष व विपक्ष बराबर बराबर हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकते हैं और किसी भी पक्ष को वो जिता सकते हैं। ये अंतिम शक्ति है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की प्रमुख 3 शक्तियां हमने पढ़ी। पदेन सभापति होते हैं, ये राष्ट्रपति की जगह कार्य करते हैं उनकी अनुपस्थिति में। और तीसरा है इनका निर्णायक मत का अधिकार। वैसे तो इनका अधिकार नहीं है, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष राज्यसभा में बराबर हो जाए, तब ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना मत का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति यहाँ कंप्लीट। प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 74 इससे संबंधित है। और इनकी नियुक्ति की बात करें, ध्यान रखना भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्त होना अनिवार्य है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसको भी हम समझते हैं कि नियुक्त कैसे होता है। हमारे यहाँ लोकसभा सदस्यों के चुनाव होते हैं, जिसे हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमने इनका चुनाव करती है जनता, और एमपी अपने में से किसी एक को क्या चुन लेते हैं? प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। ये व्यवस्था कहलाती है प्रतिनिधि मूलक। ये व्यवस्था कहलाती है प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है। कैसे? जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, अपने प्रतिनिधियों ने अपना प्रतिनिधि चुना, अर्थात प्रतिनिधि का प्रतिनिधि चुनना क्या कहलाता है? प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है। तो प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल या प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 74 में। और भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, चुनते हम एमपी को हैं, सारे एमपी मिलकर, और फिर किसका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का। और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जनता ने चुना एमपी को, एमपी ने चुना अपना प्रधानमंत्री, और इन प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसे हम देखें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान में ये उल्लेख है, संविधान में ये उल्लेख है
कि लोकसभा में बहुमत जिसे प्राप्त होगा या बहुमत दल का जो नेता होगा उसे राष्ट्रपति महोदय पीएम नियुक्त कर देंगे। ऐसा उल्लेख है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री से संबंधित है। संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होगा राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ये बहुमत राइटिंग में होना चाहिए, संसद के लोकसभा सत्र के दृष्टिपटल पे भी होना चाहिए, जब वोटिंग हो तब ये दिखना चाहिए और राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में ये बहुमत इनके पास है। इसमें कई बार राष्ट्रपति का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार राष्ट्रपति को लगता है कि जो पीएम बनने जा रहा है व्यक्ति उसके पास बहुमत नहीं है, ऐसे में वह किसी अन्य को भी राष्ट्रपति किसी अन्य को भी पीएम नियुक्त कर देता है। यहाँ विवेक कार्य करता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को लगे कि ये व्यक्ति इसके पास बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विवेक से कार्य करेगा। तो ये हो गई राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त। तो क्या होगा? नियुक्त। और नियुक्त किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। शर्त क्या है? लोकसभा में बहुमत का दल का जो नेता होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है और वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। मोस्टली यही शर्त है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का कार्य भी करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्य या शक्ति व कार्य। इसमें पहला है मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन। स्वयं की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री का पहला कार्य ये होगा कि उसके मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होंगे और वह मिलकर किसको बनाएगा? मंत्री परिषद को बनाएगा। यहां मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अगर अंतर करें तो मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। मंत्री मोस्टली 3 प्रकार के हैं। पहले हैं कैबिनेट, दूसरे हैं राज्य और तीसरे हैं उप या उपराज्य भी इन्हें कहा जाता है। ये 3 मंत्रियों के प्रकार हैं। यही राज्यों में पाए जाते हैं और यही केंद्र में। आजकल एक और आया है तो वो जो नाम दिया जा रहा है संसदीय सचिव। ये एक प्रकार से शॉर्टकट निकाला गया है कि मंत्रियों की संख्या की लिमिटेशन कर दी गई है। संविधान संशोधन हुआ 91, 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से टोटल संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं तो 200 का 15% 30 मंत्री होते हैं। 30 से 31वां मंत्री अगर बनता है तो वह असंवैधानिक हो जाएगा, अविधि के अनुसार हो जाएगा, विधि के सम्मत नहीं होगा। ऐसे में इन्होंने शॉर्टकट निकाला और मंत्री की जगह क्या बना दिया? संसदीय सचिव, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम भविष्य में इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में ये मंत्री का कार्यभार संभाल लेंगे। लेकिन सदस्यों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये अपने सिलेबस में नहीं है। मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के बाद करता है। मंत्रिमंडल बनाता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मिनिस्टर आते हैं। मंत्री परिषद के 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। कैबिनेट की यदि हम बात करें तो ये स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं और पीएम के बराबर होते हैं ये, लेकिन फिर भी जिम्मेवार ये पीएम के प्रति ही होते हैं। वैसे मोस्टली देखा जाए तो पूरा मंत्री परिषद
कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। पूरी सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। राज्य ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं और इनके अधीन भी हो सकते हैं, कैबिनेट के अधीन भी हो सकते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो राज्य के सहयोगी होते हैं और कैबिनेट के भी सहयोगी होते हैं। ये एक प्रकार से हेल्पर का काम करते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से स्वतंत्र विभाग नहीं दिए जा सकते। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कैबिनेट वाले मिनिस्टर ही आते हैं प्रधानमंत्री के साथ। ऐसी स्थिति में कई बार राज्य मंत्री को भी बुलाया जा सकता है यदि उसके पास स्वतंत्र प्रभार है तो विशेष परिस्थितियों में केवल कुछ ही राज्य मंत्रियों की जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें ही बुलाया जाएगा। अदरवाइज कैबिनेट की मीटिंग में केवल कैबिनेट के लोग ही आते हैं। तो यहाँ पर पहली शक्ति कंप्लीट, मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री करेगा, जिसमें मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं, ये प्रधानमंत्री के बराबर का हिस्सा रखते हैं, लेकिन ये होते अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के अधीन ही है। और पूरा मंत्री परिषद, पूरी सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन भी हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभाव भी हो सकता है, और ये जो स्वतंत्र प्रभार इनके पास होगा, जिम्मेवारी जो होगी वो कैबिनेट के मीटिंग में भी इनको हिस्सेदारी दिला सकती है, भाग लेने का मौका दे सकते हैं। उप मंत्री के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह स्वतंत्र प्रभाव ले, लेकिन दोनों के वो सहयोग में रहता है। यहाँ हमने 91वें संविधान संशोधन की बात की, जिसमें मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है।